चलिए तो शुरू करते हैं। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि यूरोपियंस अपना दिमाग कैसा यूज़ करते हैं, कैसे वो अफ्रीकन्स को मतलब जॉब करने के लिए मना लेते हैं। देख लेते हैं कैसे मनाते हैं, कैसे फोर्स करते हैं वो यूरोपियंस को, मतलब अफ्रीकन्स को यूरोपियंस कैसे फोर्स कर लेते हैं जॉब करने के लिए। यूरोपियंस क्या क्या करते हैं, सबसे पहले तो टैक्स लगा देते हैं, बहुत ज़्यादा टैक्स इम्पोज कर देते हैं। ठीक है, अब वो टैक्स जो है वो कैसे चुकेगा, वो चुकेगा सिर्फ जॉब करके, कुछ ना कुछ उनको काम करना ही पड़ेगा तभी वो टैक्स चुका पाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या कर देते हैं, इनहेरिटेंस लॉ को चेंज कर देते हैं। मतलब कि अगर दो है, दो से ज़्यादा बच्चे हैं तो सिर्फ एक बच्चे को ही पूरी ज़मीन वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह मिलेगी, बाकी किसी को नहीं मिलेगी। बाकी लोगों को क्या करना पड़ेगा कि उनके यहाँ काम करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी। और माइन वर्कर्स वर कन्फाइंड टू कैंपस, और क्या कर दिया था, जो एरिया रहता है जहाँ पे वो लोग काम करते हैं उस एरिया के वो लोग बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, उस एरिया से वो लोग बाहर नहीं जा सकते रहे। फिर क्या होता है, उसी टाइम पे अराइवल ऑफ रेंडा पेस्ट, मतलब अब रेंडा पेस्ट आ जाती है। तो रेंडा पेस्ट एक बीमारी का नाम है। ठीक है, अराइव्ड इन लेट 1800s। तो कैसे आती है ये बीमारी, तो देख लेते हैं। केम विथ हॉर्सेस दैट आर इम्पोर्ट फ्रॉम ब्रिटेन। तो कैसे आती है, हॉर्सेस के साथ आती है। किसके साथ आती है, हॉर्सेस के साथ आती है। शिप में हॉर्सेस को लाया जाता है। तो उन्हीं शिप में जब वो हॉर्सेस आते हैं तो कुछ बीमार हो जाते हैं, और वो बीमार हॉर्सेस जब कहाँ पहुंचते हैं, अफ्रीका, तो रेंडा पेस्ट की बीमारी पूरे कैटल्स में फैल जाती है और 90% ऑफ द कैटल्स क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। 90% ऑफ द कैटल्स वर वाइप्ड आउट। रेंडा पेस्ट स्प्रेड इन अफ्रीका रैपिडली, नो कैटल्स नो लाइवलीहुड। और सीधे सीधे बात है, जो अपन पढ़ते हैं ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैथ में, तो अफ्रीकन्स के लिए कैटल्स क्या थे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, तो उनकी लाइवलीहुड के लिए अब वही नहीं रहेंगे तो फिर उनको कहीं ना कहीं काम करने जाना ही पड़ेगा। थस विद द हेल्प ऑफ द कैटल और डिसीज यूरोपियन कॉलोनाइज अफ्रीकन्स। तो इसी की वजह से उन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया किस पर, अफ्रीका पर। अब बात करते हैं इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। इंडेंजर्ड लेबर होता क्या है पहले वो समझते हैं। इंडेंजर्ड लेबर इज बाउंडेड लेबर विथ हु इज हायर टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो होता क्या है इंडेंजर्ड लेबर, इंडेंजर्ड लेबर वो लेबर होते हैं जिनको थोड़े समय के लिए क्या किया जाता है, हायर किया जाता है काम करने के लिए। ठीक है, और जब वो हायर किया जाता है कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, तो बिल्कुल वो क्या हो जाते हैं, उस कंपनी के हो जाते हैं। वो रूल्स लगाएगी उस पर, वहीं पर वो रहते हैं, वहीं पर खाते हैं, सब कुछ वहीं। ठीक है, पुअर पीपल ऑफ बिहार, तो इंडिजिनस लेबर कौन थे वो देख लेते हैं। पुअर पीपल ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु बिकेम इंडेंजर्ड लेबर। तो ये सब यहाँ के लोग थे जो इंडेंजर्ड लेबर बन जाते हैं। वर सेंट टू कैरेबियन आइसलैंड, है ना, मॉरिशस एंड फिजी। तो यहाँ यहाँ पर भेजा गया इन इंडेंजर्ड लेबर्स को। ठीक है, फिर इन इंडिया इंडेंजर्ड लेबर वाज इन आसाम टी प्लांटेशन। तो हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा टी प्लांटेशन के बारे में। तो इंडेंजर्ड लेबर हमारे कहाँ थे, वहाँ टी प्लांटेशन में थे, जो हमने आसाम का टॉपिक पढ़ा है सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, फ्रॉम 1900 इंडियन नेशनलाइज बिगेन टू यू अपोज। तो जो इंडियन के जो नेशनलिस्ट थे, जो नेशनलिस्ट थे इंडियन के नेशनलिस्ट, वो क्या करने लगे, अपोज करने लगे इंडेंजर्ड लेबर को, और अबॉलिश्ड हो ही गया। कब उनको जीत मिली गई, कब, 1921 में, और इंडेंजर्ड लेबर खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इंडियन एंटरप्रेन्योर की। ठीक है, इंडियन एंटरप्रेन्योर एंड अब्रॉड। तो कौन कौन है, शिकारीपुरी श्रॉफ एंड नट्टू कोटोई, ग्रुप ऑफ बैंकर्स एंड ट्रेडर्स इन इंडिया। तो ये सब क्या है, एक बैंकर, कुछ बैंकर्स हैं, ट्रेडर्स हैं जो हमारे इंडिया में हैं। ठीक है, दे फाइनेंस एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इन साउदर्न एंड सेंट्रल एशिया। तो ये क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं एक्सपोर्ट को, एग्रीकल्चर, ठीक है, सदर्न और सेंट्रल एशिया में। और इनका कारोबार यूरोपियन कंट्रीज से भी ज़्यादा आगे तक रहता है। द हैदराबादी सिंधी ट्रेडर्स वेंचर इवन बियॉन्ड यूरोपियन कंट्रीज। तो इनका कारोबार क्या है, जो सिंधी वगैरह हैं हैदराबाद के, वो यूरोपियन से भी ज़्यादा उनका फैला हुआ कारोबार रहता है। बाय 1860s दे स्टैब्लिश एम्पोरिया। एम्पोरिया मतलब होता है एक तरीके के वेयर हाउस कहा जाएगा, जहाँ पे चीज़ों को रखा जाता है। ठीक है, तो एम्पोरिया एट बिजी पोर्ट्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये सब जगह एम्पोरिया बना देते हैं, कहाँ, पोर्ट्स। ठीक है, जहाँ पे क्या अपन ने वही बताया ना, जैसे वेयर हाउस टाइप का या कुछ भी जहाँ सामान रखा जाता है उसको एम्पोरिया बोलते हैं। ठीक है, तो ये हर जगह पोर्ट्स में बनने लगे। ठीक है, इंडियन ट्रेड, कॉलोनाइज्म, कॉलोनिज्म
एंड द ग्लोबल सिस्टम। अर्लियर अर्लियर जो मतलब पहले के समय क्या होता है, फाइन कॉटन फ्रॉम इंडिया वॉज एक्सपोर्टेड टू यूरोप। कहाँ भेजा जाता था, एक्सपोर्ट कर रहे थे यूरोप पे, ठीक है। आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, लोकल मैन्युफैक्चरर फोर्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू बैन इंडियन इम्पोर्ट। तो वहाँ के जो ब्रिटिश मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो वो थे, लोकल लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे, वो उनको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, क्योंकि इंडिया से फाइन सिल्क वहाँ फाइन कॉटन वहाँ सप्लाई हो रही थी। फाइन कॉटन की बात हो रही, सिल्क की नहीं। फाइन कॉटन वहाँ सप्लाई हो रही थी, मतलब बन के अच्छे से, है ना, तैयार होके वहाँ सप्लाई हो रही थी। तो कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था ब्रिटिशर्स को, वहाँ ब्रिटिशर्स लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे जो। तो उन्होंने ब्रिटेन की सरकार मतलब ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट को क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या किया, फोर्स किया किसके लिए, बैन करने के लिए इम्पोर्ट के, ठीक है। फिर कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इन 1800 30% हो गया, 1815 तक 15% हो गया, और 1817 में 3% हो गया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट जो अपने इंडिया से जाता था ब्रिटेन, वो कम गया, 3% तक आ गया। बट फ्रॉम 1812 टू 1871, पर अगर बात करें 1812 टू 1871, रॉ कॉटन का एक्सपोर्ट बढ़ गया। फाइन कॉटन तो जाना बंद हो गया, है ना, फिनिश गुड्स उनको उनको नहीं चाहिए, पर वो रॉ मटेरियल मंगवाने लगे। रॉ मटेरियल का क्या कर दिया, इंपोर्ट उन्होंने कराना इंक्रीज कर दिया, ठीक है। 5% से सीधे 35% तक पहुंच गया। और उस टाइम पे ओपियम में अपनी इंडिया क्या थी, लीडिंग थी। ओपियम वॉज एक्सपोर्टेड टू चाइना। तो ओपियम को कहाँ भेजा जा रहा था, चाइना भेजा जा रहा था, ठीक है। तो इंडिया से रॉ मटेरियल, कौन सा रॉ मटेरियल, रॉ कॉटन कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था। कहाँ जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था। रॉ कॉटन जा रहा था ब्रिटेन, और ब्रिटेन से क्या हो रहा था, फाइन कॉटन बन के वापस फाइन गुड्स बन के कहाँ आ रहा था, इंडिया आ रहा था। तो कहीं ना कहीं फायदा किसको ही हो रहा था, ब्रिटेन को हो रहा था। ब्रिटेन मतलब ब्रिटिशर्स को ही हो रहा था फायदा। रॉ मटेरियल ले रहे थे, उसका यूज कर रहे थे, और ज्यादा ज्यादा प्राइस में, ज्यादा अमाउंट में कहाँ लाकर छोड़ रहे थे, इंडिया में, ठीक है। तो इंडिया में फाइन गुड्स ज्यादा आने लगी थी, और उससे क्या हो जाता है, उससे यही हो जाता है कि हाँ, फायदा किसको हो रहा है, ब्रिटिशर्स को ही हो रहा है। तो ये जो फायदा हो रहा था, जो प्रॉफिट हो रहा था, उससे वो क्या कर रहे थे, होम चार्जेस पे कर रहे थे। क्या कर रहे थे, देवर पेइंग देयर होम चार्जेस। अब होम चार्जेस क्या होता है, होम चार्जेस मतलब पेमेंट ऑफ इंडियंस एक्सटर्नल डेप्थ। डेप्थ मतलब होता है जो उन्होंने लोन वगैरह लेके रखा था इंडिया में पहले से ही, किसने, ब्रिटिशर्स ने। जब ब्रिटिशर्स ने कैप्चर करके रखा था इंडिया को, तो उन्होंने लोन वगैरह लेकर के रखा था, तो उसको पे करने में इस प्रॉफिट का यूज कर रहे थे। और पेंशन दे रहे थे, किसको पेंशन दे रहे थे, जो ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिशियल्स थे और जो इंडिया में रह रहे थे, उनको पेंशन दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड टॉपिक भी खत्म होता है। अब हम मूव करेंगे थर्ड टॉपिक पे। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। अगर आपको वीडियो ठीक लग रहा है, एक्सप्लेनेशन मेरा ठीक लग रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।